देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में जो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन रहे हैं इधर से आपका महासचिव से एक दो क्वेश्चन टेस्ट में ऐसा आया था आपका जो कि पढ़ाया नहीं गया था, यानी कि थोड़ा बहुत हमने शार्ट कर दिया था। लेकिन जो आपका माने जो आयोग क्वेश्चन आपका बना रहा है, जो भी आपका पढ़ाया जाए उससे या टेस्ट करवाया जाए एक कदम थोड़ा आगे रहा जाए। आगे का मतलब कि पुराने क्वेश्चन तो साल पेपरों में सब मिल ही रहा है, उसको तो लोग रट्टा मार कर जाते हैं। लेकिन आपका जैसे बिहार में एपीओ में हुआ कि पुराने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सब कंसेप्चुअल बना दिया। और जितने पुराने लोग थे 50% आपका साल पेपर रट कर गए थे, बाहर हो गए थे। तो ऐसा न हो यूपी में कि आपका जे में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और नए बना दे और आप लोग रट कर ही पुराना जाइए, बाहर हो जाइए। इसके लिए ये आवश्यक है कि थोड़ा बहुत सुधार और किया जाए और आपका जो कुछ नए क्वेश्चन दो चार हैं उसको बताया जाए, जो आपका जल्दी मिलेगा नहीं, या आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आ सकता है। तो देखिए फिर एक बार हम सचिवालय शुरू शुरू कर रहे हैं, सेक्रेटरीट शुरू कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन सचिवालय से आपका बन सकता है उसको देखिए कि सचिवालय का प्रावधान आपका किस भाग में और आपका कह सकते हैं कि किस अध्याय में और किस अनुच्छेद में है। तो सचिवालय का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर चार्टर माने विलेख होता है, दस्तावेज के अध्याय 15 में अनुच्छेद याद करके जाइए 97 से लेकर 101 तक है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सचिवालय का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव। अगर ये क्वेश्चन आपका बने कि सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो आप महासचिव या सेक्रेटरी जनरल मारिए। इसके बाद एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी कौन है, तो वह भी महासचिव ही होता है। लिख लीजिए अलग से। तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी या सबसे बड़ा अधिकारी अगर पूछ ले तो वो भी महासचिव ही होता है, ये दूसरा कोई नहीं होता। कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल या महासचिव। नोट्स में नहीं है, कुछ लिखिए नोट्स भाई आपका, कुछ नए क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है यूएनओ का प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है। इसके बाद आपका पूछा जा सकता है कि सचिवालय में कौन सम्मिलित माने जाते हैं, या सचिवालय में कौन सम्मिलित है। तो थोड़ा कोरिलेट भी करके चलते रहिए। जैसे आपने संसद 79 अनुच्छेद में पढ़ा था कि संसद में कौन शामिल है, तो आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल में कौन शामिल है ये पूछा गया जे में, तो आर्टिकल 168 याद रखिएगा। आपका विधानसभा, जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं, विधान परिषदें और राज्यपाल। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन बिल्कुल नया पूछ सकता है, कुछ नए क्वेश्चन इजाद किया जाए कि सचिवालय में कौन कौन शामिल हैं, तो केवल महासचिव न मारिएगा। महासचिव और सचिवालय के कर्मचारी ये दोनों मिलकर आपका माने ये महासचिव और जो कर्मचारी हैं ये दोनों मिलकर सचिवालय में कार्य करते हैं। तो सचिवालय किससे मिलकर बनता है पूछ ले, तो महासचिव महा माने केवल कर्मचारियों से, महासचिव तथा उसके कर्मचारियों दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो सतर्क रहना है। सचिवालय का निर्माण या सचिवालय में कौन शामिल हैं, तो केवल महासचिव नहीं है, बल्कि जो सचिवालय के क्या है,
कर्मचारी, वो भी क्या है, शामिल। तो लिखिए एक लाइन, सचिवालय का निर्माण या सचिवालय का निर्माण या सचिवालय में महासचिव तथा सचिवालय के कर्मचारी शामिल हैं। दोनों मार्क कराइएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है, लिखिए उसको, महासचिव और सचिवालय के कर्मचारी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन जो नहीं बताया गया था कि पेकिंग फार्मूला क्या है। जैसे कि आपका मैं बताया था ट्रोयका डिमांड, याद रखिए एक बार पूछा गया है। ट्रोयका डिमांड महासचिव से संबंधित थी, कल मैं बताया था परसों। ये किसने मांग की थी, रूस ने। क्या मांग की थी कि महासचिव कितने होने चाहिए, 3। उसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन छूटा था कि पेकिंग फार्मूला किससे संबंधित है। तो लिखिए पेकिंग फार्मूला महासचिव डाग हैमर इस्कजाल्ड, महासचिव डाग हैमर इस्कजाल्ड की चीन यात्रा से संबंधित है। चीन या महासचिव डाग हैमर, आधा लिख दे रहे हैं डाग हैमर इस्कजाल्ड की चीन यात्रा से रिलेटेड है। मैंने इन्होंने चीन की यात्रा की थी विवाद को निपटाने के लिए, उसी को आपका पेकिंग फार्मूला कह दिया गया, और कोई इसका मतलब नहीं है। इसके बाद जो आपका पूछ सकता है, कह सकते हैं कि महासचिव के बारे में, तो महासचिव आपका इसकी नियुक्ति पूछी जाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया है कि महासभा की नियुक्ति कि कैसे की जाती है। तो देखिए 3-4 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन आपका देगा, बैठिए, पहला ऑप्शन आपका देगा सुरक्षा परिषद द्वारा, दूसरा ऑप्शन महासभा द्वारा, तीसरा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मारेंगे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, ऐसा आता है तब। मॉडल चेंज 3 मैं कर रहा हूँ 4। दूसरा मॉडल देखिए आपका सुरक्षा परिषद द्वारा दे देगा, फिर महासभा द्वारा, फिर दे देगा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा, जिनमें कि 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत आवश्यक है, तथा महासभा के उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। तो जो वास्तव में आपका इनका चुनाव होता है वह सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 15 में से 9 पॉजिटिव मत दें, 9 में 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत आवश्यक है, यानी कि 4 अस्थायी और 5 कम से कम कौन, अस्थायी सदस्य अगर पॉजिटिव मत देते हैं तब आपका ये माना जाएगा कि सुरक्षा परिषद से वह निर्वाचित हो गए। उसके बाद सुरक्षा परिषद महासचिव के माध्यम से वह प्रस्ताव या संकल्प महासभा को भेजती हैं, और अगर महासभा, साधारण बहुमत न मारिएगा, उपस्थित और मत देने वालों का कितने से पास कर दे, 2/3, तो वहीं क्या बन जाएगा व्यक्ति, महासचिव। अगला क्वेश्चन आइए जो पिछली बार आया था कि महासचिव की नियुक्ति का एक्चुअल पावर किसमें है। तो आप ही बताइए एक्चुअल पावर किसमें समाहित हो गया। तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक भी नकारात्मक मत, निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया, यानी कि इंग्लिश में बीटो का प्रयोग कर दिया,
तो वह व्यक्ति आपका कह सकते हैं कि महासचिव नहीं बन पाएगा। तो एक पिछली बार एक्चुअल पावर पूछा था, तो एक्चुअल पावर अगर रिपीट करें तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में निहित हैं, ये मारकर आना है। इसके बाद आपका एक बार क्वेश्चन बना है कि महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष मार कर आइएगा। फिर एक क्वेश्चन बना है कि महासचिव के कार्यकाल के बारे में प्रावधान यूएनओ चार्टर के किस आर्टिकल में है, तो मैं बताया था किसी आर्टिकल में नहीं है। तो महासचिव के कार्यकाल का निर्धारण होता है, अब 4 ऑप्शन देगा, निर्धारण किया गया है सुरक्षा परिषद द्वारा, फिर दे देगा महासचिव द्वारा स्वयं, फिर दे देगा महासभा द्वारा एक संकल्प या रिजोल्यूशन या प्रस्ताव पास करके किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा ये महासभा निर्धारित की है क्या करके, प्रस्ताव। ये क्वेश्चन गलत न हो, अगर रिपीट करता है तो कम लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लोग जो नहीं पढ़े अंदर तक कोई ना कोई आर्टिकल मार कर ही आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपका 3 में अनुच्छेद दे और चौथा में दे दे भरमाने के लिए इनमें से कोई नहीं। बताइए तब क्या मार कर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। यही छोटी छोटी बातें आपको कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन आपका जो बनता है, 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपका। अब शुरू किया जाए महासचिव के पहले कार्य। महासचिव चूंकि यूएनओ का भी और सचिवालय का भी आपका कह सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन सामान्य हो जाए तब कार्यों पर आ जाए। आपका ये जो पूछा जाता है कि अखिल विश्व लोक सेवाओं का सृजन किस अंग ने किया है, यानी कि जैसे कि आप लोग संविधान में पढ़ते हैं ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस, यानी कि अखिल भारतीय आपका लोक सेवा। तो ये सृजन आपका अनुच्छेद 312 में है संविधान के। उसी प्रकार सेम पूछा जा सकता है कि आपका अखिल विश्व आपका पब्लिक सर्विस, यानी कि लोक सेवा का सृजन करने का आपका या अखिल विश्व आपका लोक सेवक के बारे में कौन संस्था में सृजन किया गया है, तो सचिवालय में ही, क्योंकि जो सचिवालय के कर्मचारी नियुक्त होते हैं वह विश्व के विभिन्न देशों से आते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए संविधान में बिहार में पूछा गया था पिछली बार, तो आर्टिकल 312 मारना है, और विश्व स्तर पर आए तो आपका सचिवालय मारना है। अनुच्छेद अभी आपको पढ़ाया जाएगा। अब महासचिव की नियुक्ति हो गई तो इनका कार्य देखा जाए। अब आपका कल के टेस्ट में 2 कार्य पूछे गए थे, तो एक एक कार्यों को आपका शुरू किया जाए। सबसे पहले अनुच्छेद वाइज हम शुरू करते हैं। आइए निकालिए फिर एक बार आर्टिकल पहले 97। 97 आपका ये बताती है कि सचिवालय में एक महासचिव होगा जो और संघ की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि संगठन की आवश्यकता के अनुसार अन्य कर्मचारी होंगे। महासचिव की नियुक्ति हम बता ही दिए हैं, अब दोबारा न बताया जाए। महासचिव आपका प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होगा, और आपका अन्य चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 97 समाप्त हो गई। 98 आपका पूछ सकता है, ये भी मैं कल बताया था परसों, बैठकों में भाग लेना। तो महासचिव किन किन अंगों की बैठकों में भाग ले सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है नया। तो फिर एक बार देखिए, सचिवालय की बैठकों में भाग ले सकता है कि नहीं, ले सकता है, क्योंकि इसका तो प्रधान ही है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की भी बैठक में भाग ले सकता है। न्यास्ता परिषद की भी बैठक में भाग ले सकता है।
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की भी बैठक में भाग ले सकता है और आपका कह सकते हैं सुरक्षा परिषद की भी बैठक में। लेकिन ये तो सभी लोग जानते हैं। अब मॉडल ये बनेगा कि महासचिव किसकी बैठक में भाग नहीं ले सकता। 4 ऑप्शन देगा। तो आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तुरंत आपका पीएम पर हमारे जोड़ लीजिए। पीएम किनकी बैठकों में भाग नहीं ले सकता? संसद की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, उपर्युक्त सभी। तो किसकी बैठक में भाग नहीं लेंगे? यानी कि न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्य के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन संसद में बैठते ही हैं। कार्यपालिका के तो वास्तविक प्रधान कहिए आपका, या कहिए हीरो कहिए, या आपका नौटंकीबाज कहिए, जो भी कहिए। अब तो आपका इंग्लैंड वाले सूर्य चंद्रमा तारा से तुलना किए हैं। कई लोग तो पीएम को जहाज का कैप्टन तक कहे हैं कि कैप्टन गया तो सभी गए, और ये जहाज का क्या है कैप्टन। तो अलग बात है, उतना नहीं जानना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब आइए आपका 99 देखा जाए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है 99 से। कल भी क्वेश्चन अंदर से आपका एक दो बनाया गया कि महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी ऐसे मामले की ओर आकर्षित कर सकता है जिससे कि आपका महासचिव की राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या पड़ने वाला हो, खतरा। अब यहाँ आपका कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करना। इसके आगे ही 2 पॉइंट और जोड़िए जो आपका नोट्स में नहीं है, उसको जोड़िए। आपका क्वेश्चन ये बना था कि जो महासचिव हैं वह बैठक बुला सकता है महासभा की। तो महासभा की जो बैठक बुलाई जाती है वह किसकी सिफारिश पर महासचिव बुलाता है? इसको अलग से लिखिए। अनुच्छेद 20 के तहत 20 में है, इधर अनुच्छेद नहीं है, 20 है। अनुच्छेद 20 के तहत महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर या महासभा के बहुमत की सिफारिश पर या महासभा के बहुमत की सिफारिश पर महासभा की विशेष बैठक बुला सकता है। महासभा की विशेष बैठक बुला सकता है। कल के टेस्ट में ये था भी, महासभा की विशेष बैठक बुला सकता है। फिर एक बार इसको देखिए ऑप्शन कैसे बनता है कि महासभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है किसके द्वारा? महासभा के अध्यक्ष द्वारा, महासचिव द्वारा। तो महासचिव द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि महासचिव किसकी सिफारिश पर विशेष या स्पेशल बैठक बुला सकता है? तो 2 ऑप्शन देखिए कैसे देगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, महासभा की सिफारिश पर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, क्या लिखवाया गया? उपर्युक्त दोनों। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है इसी में ऐड करना है अनुच्छेद 12 का क्लाज 2, ये भी छूट गया था। अनुच्छेद 12 का खंड 2 जोड़िए कहीं तो। अनुच्छेद 12 के खंड 2 को पहले समझिए, उसके बाद आगे चला जाए। महासचिव जिन मामलों में सुरक्षा परिषद विचार कर रही है उन मामलों की सूचना आपका महासभा को देता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना था कि सुरक्षा परिषद की सहमत से देता है कि सहमत के बिना देता है। आंसर भी ये गलत आपका हो गया था भरते समय। 2-3 आंसर टेस्ट वाला सुधार कर भेजा जाएगा।
बार बार लाख प्रयास करिए, दो तीन आपका गलत हो जा रहा है, उसको सुधारने का प्रयास भाई किया जा रहा है ताकि आंसर में गलत ना हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका क्या बनता है कि जब भी महासचिव सुरक्षा परिषद जिस विषय पर विचार कर रही है, अगर महासभा को सूचना देना है तो सुरक्षा परिषद की सहमत से ही देगा। जैसे कि आपने गर्भपात अधिनियम में पढ़ा था कि अगर स्त्री मानसिक रूप से बीमार हैं या आपका कह सकते हैं कि 18 वर्ष से कम है, तो उसके गार्जियन की लिखित सहमत से ही गर्भपात किया जाएगा, कल लिखवा भी जाएगा। ये क्वेश्चन एक दो लोग पूछ रहे थे, तो इसमें तो बताया, सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे, तो ये तो हमने पढ़ाते समय भी बताया था कि अगर वह मानसिक रूप से बीमार हैं या अगर उसकी एज 18 वर्ष से कम है तो किसकी सहमत चाहिए, उसके गार्जियन की लिखित की मौखिक, लिखित आचरण द्वारा नहीं, मौखिक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से कैसी चाहिए, रिटर्न। उसी प्रकार आप याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन कल बना था कि सुरक्षा परिषद की सहमत से ही आपका महासचिव महासभा को क्या देंगे, आपका रिपोर्ट देंगे, बताएंगे कि सुरक्षा परिषद क्या कर रही है, बिना सहमत के नहीं। इसको लिखिए तो सुरक्षा परिषद की सहमत से, अनुच्छेद 12 का क्लास 2 है, सुरक्षा परिषद की सहमत से सुरक्षा परिषद कामा देकर लिखिएगा, सुरक्षा परिषद जिन विषयों पर विचार कर रही है, सहमत याद रखिए, सुरक्षा परिषद जिन विषयों पर विचार कर रही हैं उसकी सूचना, उसकी सूचना महासचिव द्वारा महासभा को दी जाएगी, उसकी सूचना महासचिव द्वारा महासभा को दी जाएगी। याद रखिएगा, सहमत से, किसकी सहमत से, सुरक्षा परिषद। अब आपका 99 भी हो गया, तो अब 100 आ जाइए। अनुच्छेद आपका 100 ये है कि जो सचिवालय के कर्मचारी होंगे वह किसके निर्देशों आदेशों का पालन करेंगे, यूएनओ और महासचिव के, कि आपका किसी देश के, तो केवल आपका किसका, यूएनओ का। भारत और पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति यूएनओ में कर्मचारी बन गया या महासचिव कर्मचारी बन गया, तो क्या वो भारत सरकार के आदेश का पालन करेगा कि जो महासचिव देंगे, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार का नहीं। ये किसमें है, 100। अब 101 आ जाइए, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति। ये पूछा जा सकता है कि आपका, यही आपका 101 में लिख लीजिए थोड़ा, अखिल विश्व लोक सेवा, अखिल विश्व, विश्व बनाइएगा, भारतीय ना मार दीजिएगा यहाँ। 101 में अखिल विश्व लोक सेवा के आपका कौन से अनुच्छेद से कोरिलेटेड हो रही हैं, 101 से। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे बनता है कि जो सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी वह किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है महासचिव द्वारा। अब लेकिन एक इसमें भी जहाँ फंस जाएगा कि महासचिव द्वारा की जाती है लेकिन महासभा के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, तो दो क्वेश्चन आपका निकालना है। पहला क्वेश्चन हुआ कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो शुद्ध रूप से महासचिव मारिए, और नियुक्ति के लिए नियम कौन बनाता है, तो आपका कौन बनाएगी, महासभा। यानी कि महासचिव ही नियुक्त करेंगे लेकिन महासभा द्वारा बनाए गए नियमों के तहत। अब जहाँ जहाँ संविधान में
ऐसा प्रावधान है नियुक्ति का कम से कम अस्थिर से कोरिलेट करके लिखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आपका संघ के लोक सेवकों के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है और राज्य के लोक सेवकों की सेवा शर्तों के लिए आपका राज्यपाल। अनुच्छेद वहीं पूछा जाता है, तो जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई पीडीएफ फाइल खोलते हैं और सिलेबस जैसे यूपीजे का चेंज हुआ है, राज्यपाल ने किया था नोटिफिकेशन जारी करके, तो थोड़ा ऊपर भी गौर करिए कि संविधान का कौन सा आर्टिकल लिखा है। तो स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों का पालन करते हुए राज्यपाल या राष्ट्रपति ये अधिसूचना क्या करते हैं, जारी। तो कौन सा आर्टिकल हम मार्क कराएंगे, 309। क्वेश्चन आ सकता है 309। अगला आइए, आपका जो क्वेश्चन बनता है वह आपका जो बनता है वह कर्मचारी वर्ग पर बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, कौन करता है, और जो हाई कोर्ट में होते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत होते हैं और कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 146, तो कौन करता है नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अन्य व्यक्ति। और हाई कोर्ट में भी यही है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। ये याद रखिए, देखिए हाई कोर्ट वाला अनुच्छेद याद एक कर्मचारी वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट का तो सही, हाई कोर्ट वाला तो याद। 229 है भाई, लिख लीजिए। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, दोनों एक साथ जोड़ लीजिएगा। आपका आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल जो 229 है यानी कि 229 ये किसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए। फिर बैक हुआ जाए, इस प्रकार जो बेयर एक्ट की भाषा थी आपका वह समाप्त हुई। अब आपका जो ट्रोयका डिमांड हम बता ही चुके हैं। अब आइए आपका देखा जाए महासचिव के कार्य हम बताए अभी आपका। अब महासचिव के जो कार्य हैं आपका, इन कार्यों में तमाम हम बता चुके हैं। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो संबंधित कार्य हैं आपका, कह सकते हैं कि वही महत्वपूर्ण है। और कल के भी टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, अभी चूंकि बताया नहीं गया, लास्ट आपका वही है इसका अंग। तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित भी कुछ कार्यों को महासचिव द्वारा संपादित किया जाता है। यही 3 पॉइंट याद रखिए, बहुत पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि महासचिव 3 माह पहले, बताएंगे हम तो अब आपका 3 माह पहले जो राष्ट्रीय समूह के देश हैं उनसे आपका नामों को मांगता है कि आप लोग अपने अपने आपका देश के आपका विद्वानों का नाम भेजिए जो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने के लायक हैं कि नालायक, लायक योग्यता बताई जाएगी आपका, तो लायक है। तो अब ये नाम आपका देखिए कैसे क्वेश्चन आया है कि राज्य ये नाम किस न्याय कहाँ भेजते हैं, तो जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, नहीं आपका जो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय की स्थापना मैं बताया था 1899 में जो प्रथम हेग शांति सम्मेलन हुआ
उसी का परिणाम था। तो ये न्यायालय आज भी जिंदा है, काम तो नहीं करता, लेकिन इसी में देश अपने अपने लोगों का नाम क्या करते हैं, भेजते हैं। ये जरूर याद रखें, अभी बताएंगे हम अभी। हाँ, महासचिव कार्य क्या करता है कि जब नाम पहुंच जाता है तो उस लिस्ट को बनाता है किस राज्य से कौन सा नाम है, और उस लिस्ट का क्या करता है, ये अगर पूछ लें अंदर जाकर तो सुरक्षा परिषद को भेजता है और महासभा को। यानी कि लिस्ट बनाए महासचिव और किसको नाम भेज दे, एक लिस्ट सुरक्षा परिषद और दूसरी लिस्ट किसको भेज दे, महासभा। तो अभी चुनाव न जानिए, चुनाव आपका कैसे होता है पूछा जाता है, तो चुनाव हम कैसे होता है आगे बताएंगे डिटेल में। ये पहला कार्य आपका किसका है, आपका कह सकते हैं कि महासचिव का। दूसरा देखिए, अब जो इस्तीफा की बारी आती है, ये जरूर पूछा जाता है कि इस आपका इस्तीफा या रिजाइन की बात आती है। रिजाइन में आपका ये जानना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसको रिजाइन देता है, ये आपका क्वेश्चन बना है। देखिए क्या क्या ऑप्शन बनेगा, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को, महासभा के अध्यक्ष को, महासचिव को, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को। चार ऑप्शन देगा, गलत न हो। न्यायाधीश आपका किसको इस्तीफा सौंपेगा, तो न्यायालय के आपका अध्यक्ष को, गलत न हो, महासचिव न मार दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका ये बना है कि जब कोई न्यायाधीश रिजाइन न्यायालय के अध्यक्ष या हेड को दे दिया तो अध्यक्ष इसकी तत्काल सूचना किसको देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। महासचिव को दे देगा ऑप्शन, सुरक्षा परिषद को, महासभा को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा महासचिव। अध्यक्ष इसकी सूचना किसको देगा, महासचिव। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। अब थोड़ा भारत में जोड़ लीजिए, राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देता है तो अनुच्छेद 56 का क्लाज 2 बताता है कि उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। भाई याद रखिए, तो पढ़ा गया ना, किसको देंगे। अब आइए दूसरा, अब जो पूछा जाता है आपका सतर्क रहना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। चार ऑप्शन देगा, देखिए कैसे कैसे आपका भरमाएगा दे देगा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से, महासभा द्वारा दे देगा, महासचिव द्वारा दे देगा, आपका न्यायालय के न्यायाधीशों की बहुमत की राय से दे देगा, 2/3 बहुमत की राय से दे देगा, और अंतिम अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से। तो गलत न हो, कैसी राय भाई, फिर हम बता रहे हैं यही क्वेश्चन आपका गलत होगा। 15 न्यायाधीश हैं, एक को हटाना है, तो जब तक कि 14 फेवर में वोट न दे दे हटाने का, तब तक प्रस्ताव पास होगा कि नहीं। एकदम दिमाग में बैठाइए, यही गलतियां हो रही हैं लोगों से छोटी छोटी। और ये छोटी छोटी जो कठिन कठिन सब्जेक्ट 3-4 हैं, इनसे आपका गलती हो के रहेगी। जैसे कि हम बता दें जूरिस्प्रूडेंस हैं, अगर 15 क्वेश्चन आता है, अगर 10-12 भी कर ले गए माइनस मार्किंग में तो पर्याप्त हैं। भाई मैं फिर बता दूं, 10-12 क्वेश्चन से अधिक पर रिस्क न लीजिए। ये नहीं कि 150 मार्क आ जाए तो माइनस में भी नंबर आ जाता है। तो आपको फिर सलाह अभी से दी जा रही है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके कंफ्यूजन में लग रहे हैं उस पर रिस्क लीजिए। अब ये नहीं कि 40-40, 50-50 पर आपका, क्योंकि जहाँ भी माइनस मार्किंग रहती है मेरिट सदैव कम जाती है थोड़ा, क्योंकि माइनस मार्किंग में एपीओ में भी यही लोग गलती किए
ये आ रहा था 120 और आपका वही में 140 मार दिए, तो 2 नंबर 3 नंबर से पीछे हो गए। भाई ये गलती जे में नहीं दोहरानी है, और आपका 10-15 से अधिक क्वेश्चनों पर रिस्क नहीं लेना है। देखिए, माइनस मार्किंग में एक और नियम अपनाया जाता है। जो भी पढ़िए एकदम सटीक पढ़िए कि इस चैप्टर से अगर आ जाएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। न पढ़ना हो तो दो चार भले एक दो चैप्टर छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आएगा और नहीं भी आ सकता है। लेकिन आपका माइनस मार्किंग में ये नियम है कि जो भी पढ़िए सटीक पढ़िए, कि अगर इस चैप्टर से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम गलत करके नहीं आएंगे। भले एक दो किताब छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा काम, क्योंकि उतना आप 15 में से 7-8 कर ले जाएंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर। लेकिन आपका मैंने केवल आपका थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अब नहीं होगा। जब भी पढ़िए किसी चैप्टर को गंभीरता से पढ़िए। मैं फिर एक बार सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग का यही नियम है। माइनस मार्किंग नहीं रहती है तो सब पढ़े रहते हैं लोग, आपका 30-40 अनजात पर भी मार देते हैं, 5-10 सही हो जाता था। लेकिन अब तो माइनस मार्किंग में क्या होगा, गलत तो हुआ ही, सही वाला भी आपका क्या हो जाएगा, नीचे। तो अगला देखिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है कि जब कोई न्यायाधीश अध्यक्ष को माने जब किसी न्यायाधीश को न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से हटाया जाता है, तो इसकी सूचना कौन किसको देगा। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, रिपीट कर सकता है। इसकी सूचना निबंधक देते हैं, रजिस्ट्रार देते हैं, पंजीकरण अधिकारी कहिए। निबंधक आया था, कई लोग निबंधक में ही आपका भ्रम में आ गए, अरे भाई निबंधक मैंने रजिस्ट्रार, न्यायालय का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसकी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा किसको दी जाएगी, महासचिव। फिर हम एक बार बता रहे हैं, अगर किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से हटाया जाता है, तो इसकी सूचना निबंधक या रजिस्ट्रार देंगे, और किसको देंगे, आपका महासचिव। अब आप आ जाइए, कौन कौन महासचिव हुए, लास्ट अब चल रहा है कौन कौन अब तक महासचिव हुए हैं और उनकी विशेषता क्या है, ये भी आपको सतर्क रहना है। और लास्ट में उप महासचिव पूछ सकता है, और आपका कार्यवाहक महासचिव किसे बनाया गया था। तो अब तक आपका कुल 9, हाँ, वर्तमान में कौन है ये भी याद रखना है आपका। देखिए लिस्ट दी गई है, आपका लास्ट में लिस्ट दी गई है, और उसी लिस्ट को देखिए। हाँ, प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, तो वह आपका ट्रिगवेली। देखिए आपका जो सुधार कर लीजिए, ट्रिगवेली, थोड़ा नोट्स में भाई आपका ट्रिगवेली लिख लीजिए, ट्रिगवेली। ये प्रथम, ये कई बार पूछा है कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो आपका ट्रिगवेली थे। किस देश के थे, तो नॉर्वे के थे। ये एक बार रहे कि 2 बार, ये भी याद। जो एक बार रहा है उसी को पर याद कर लीजिएगा, अन्य सब कितना रहे हैं, 2 बार हम बताएंगे। ये एक बार रहे, और आपका इन्होंने 19, नहीं 2 बार रहे, ये 2 बार रहे। इनकी विशेषता लास्ट में लिखा गया है, विवरण यानी कि विशेषता। इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा। तो देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनता है, 4 मॉडल हम बता रहे हैं। प्रथम महासचिव कौन था, ट्रिगवेली। प्रथम महासचिव किस देश का था, नॉर्वे का। प्रथम महासचिव कितने कार्यकाल तक रहा, 2। किस महासचिव ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया था, तो पहले आपका महासचिव ट्रिगवेली। दूसरा ये आपका आपका डाग हैमर सोल्ड, ये स्वीडन। डेग लिखा है भाई, डाग बना लीजिएगा, डाग हैमर सोल्ड, या हैमर जोल्ड भी कहीं कहीं लिखा है, हैमर जोल्ड। इनका ये स्वीडन के थे। ये 2 बार रहे हैं आपका,
और इनकी विशेषता ये है कि आपका फिर एक बार अब ये पूछा जाता है कि किस महासचिव की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। तो आपका दूसरे महासचिव की हाँ, तीसरा खूब पूछा जाता है, यू थाट यू थाट ये पूछे जाते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि प्रथम एशियाई वह कौन सा व्यक्ति है जो महासचिव बना था, तो बर्मा के यू थाट थे। ये भी आपका 2 बार रहे हैं, ये याद रखिए। ये कितनी बार ये भी रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन अंडरलाइन करिए। प्रथम एशियाई महासचिव 1-2 बार आया है। यूथाट कहाँ के थे? बर्मा के। चौथा, कुर्त बालधाइम, ये भी ऑस्ट्रिया के थे, 2 बार थे, 2 बार रहे हैं। हाँ, ये पूछ सकता है कि किसने उप महासचिव के पद का सृजन किया था, तो इसमें आपका लिखा गया है कुर्त बालधाइम ने ही प्रथम बार 1977 ईस्वी में आपका उप महासचिव के पद का क्या किया था? सृजन। हम बताएंगे अभी उप महासचिव लास्ट में। फिर आपका पांचवा है जेवियर पेरेज द क्वायर, आपका ये पेरू के थे, ये भी 2 साल रहे। छठवां बुतरस बुतरस घाली हैं, ये आपका मिस्र के थे। इनका विशेषता है कि ये 1 बार ही रहे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन 1 बार रहा है, तो बुतरस बुतरस घाली। इसके बाद आपका आता है आपका कोफी अन्नान, ये घाना के थे। और ये आपका 2 बार 2 बार लिख लीजिए भाई, 1 बार लिखा है। 97 से 2006 तक थे, उसको सुधार कर लीजिए, तो नोट्स में सुधार करिए 2 बार। एक ही व्यक्ति केवल 1 बार रहा है, वो बुतरस बुतरस घाली। वहीं याद करना, वहीं पूछा भी जाता है। ये भी 2 बार रहे। इन्होंने उप महासचिव की नियुक्ति की, तो 2 क्वेश्चन यहाँ बना लीजिए। उप महासचिव पद का सृजन किसने किया था, तो चौथे महासचिव कुर्त बालधाइम ने। लेकिन प्रथम बार उप सचिव की नियुक्ति किसने की थी, तो आपका कोफी अट्टा अन्नान ने। पूरा नाम है कोफी अट्टा अन्नान। और ये प्रथम उप महासचिव किसे बनाया गया, अंडरलाइन करिए, लुइस प्रेचेट्स। लुइस प्रेचेट्स को बनाया गया। ये नाम पूछ सकता है, आगे लिखा गया है भाई, लास्ट में देखिए नोट्स में, लुइस प्रेचेट्स। अगला देखिए आपका 8वां देखा जाए, वान की मून थे, आपका दक्षिण कोरिया के। ये भी आपका 2 बार रहे हैं। और अंतिम जो है 9वें, वह एंटेनियो गुटरेस हैं। ये पुर्तगाल के हैं। ये भी अब 2 बार हो गए हैं। आपका एक कार्यकाल पूरा कर लीजिए, 2026 तक बने रहेंगे। तो वर्तमान में आपका महासचिव कौन है, तो एंटेनियो गुटरेस हैं। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ये इनका कार्यकाल चौथा चल रहा है, दूसरा। एक ही महासचिव है जो 1 बार रहा है, 2 बार नहीं रहा, बुतरस बुतरस घाली। अब ये लिस्ट याद करना, हम तो बता ही दिए, लेकिन आपको याद करना। अब आइए उप महासचिव। उप महासचिव पर क्वेश्चन बन सकता है, और उप महासचिव पर क्वेश्चन जो बन सकता है वो देखिए। उप महासचिव के पहले तो उप महासचिव के बारे में आपका जो प्रावधान यूएनओ के चार्टर में है, पहला क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल में है, तो फिर हम बता दें किसी भी आर्टिकल में नहीं है। जैसे भारत में भी पूछ सकता है उप मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में, या उप प्रधानमंत्री का किसी अनुच्छेद में नहीं। ये तो परंपरा है, बनाई जाती है। और ये कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं? बराबर।
ये कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं। उसी प्रकार डिप्टी सेक्रेटरी जनरल या है भाई, नोट्स में थोड़ा पीछे दिया गया, अनुच्छेद 101 के बाद पूरा बात लिखवाई गई है, कोई नई बात इसमें नहीं जोड़नी है। फिर एक बार देखिए, अनुच्छेद 101 जहाँ तक लिखवाया गया है उसके बाद देखिए हेडिंग डाली गई है उप महासचिव। पहला क्वेश्चन, उप महासचिव का प्रावधान आपका कह सकते हैं किस आर्टिकल में किया गया है, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो इसका सृजन किसने किया, तो चौथे महासचिव आपका कुर्त बालधाइम ने किया था। तो प्रथम उप महासचिव की नियुक्ति किसने की थी, तो सातवें महासचिव कोफी अट्टा अन्नान ने 12 जनवरी 1998 को। तो किसे बनाया गया प्रथम उप महासचिव, लुइस ब्रेचेट को बनाया गया। इनका कार्य, हाँ ये पूछ सकता है कि उप महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो महासचिव के बराबर, यानी कि जब तक महासचिव रहेंगे तब तक कौन रहेंगे, उप महासचिव। महासचिव गए तो उप महासचिव अपने आप पद क्या हो जाएगा, समाप्त। ये पूछ सकता है कार्यकाल। तो महासचिव के सम विस्तीर्ण मारिएगा, उसी के समान। उप महासचिव का कार्य क्या है, तो आपका उपराष्ट्रपति से जोड़ लीजिए। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है, तो जब राष्ट्रपति न रहें तब कार्य करना। तो सामान्यतः उप महासचिव महासचिव का कार्य करता है जब महासचिव अनुपस्थित हो न रहें, या वे भी कार्य करता है जिन्हें महासचिव क्या करें, इन्हें सौंपे। हाँ, इसके बाद लास्ट में आपका है कि प्रथम कार्यवाहक महासचिव पूछ सकता है, तो ग्लेडविन जेब लास्ट लाइन है आपका। अब आइए आपका नया शुरू किया जाए आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। निकाल लीजिए भाई आपका। यही आज चलेगा आपका, दूसरा तो भाई थोड़ा कुछ समस्या हल्की सी है, तो जूरिस्प्रूडेंस कल चला जाएगा, क्योंकि ठंड आपका कुछ समस्या है, तो इसी को थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक इतिहास देखा जाता है, और हमें लगता है कि जो इतिहास हम बताएंगे उस इतिहास से भी क्वेश्चन निश्चित बनना चाहिए। फिर आपका एक इतिहास हमें देखना है भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। तो सबसे पहले आपका भारत का ही देख लिया जाए। एक हम चार्ट बनाएंगे शुरुआती दौर में। अगर आप पूरा बैरक न पढ़िए, केवल उस चार्ट को ही पढ़कर जाइए, तो 5 क्वेश्चन लगभग इससे आते हैं। आपका जे में 5 यानी कि 10 नंबर कवर करेगा। 5 में आपको 4 क्वेश्चन, तो जो हम चार्ट बनवाएंगे, चार्ट है नहीं अलग से बनाना है, उसी में से मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, और आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी। तो एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का भी 10 20 25 प्रावधान जान लेंगे, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। लेकिन सबसे पहले न्यायालय का गठन तो कराया जाए। आपका देखिए, पहले भारतीय भी देखिए, भारत में न्यायालयों का गठन शुरू किया जाए। एकदम शुरुआती दौर से हम उठा रहे हैं भारत में। फिर एक बार जूरिस्प्रूडेंस में हमने बताया भी था, न्यायिक पूर्व निर्णय 1773 में अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट लाया, यानी कि विलेख अधिनियम लाया, और उसमें ये प्रावधान था कि कलकत्ता में भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की क्या की जाएगी, स्थापना। तत्पश्चात 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, कलकत्ते में की जाती है। मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है जीएस में, तो कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, गलत ना हो, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है।
मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजों ने समाप्त किया और आ गया 1862 सन आ गया, यानी कि 1774 के बाद डायरेक्ट कहाँ पहुँचना है, 1862। 1862 में तीन प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजों ने हाई कोर्ट की स्थापना की। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अन्य राज्यों में भी हाई कोर्ट बनने लगे आपका। जैसे कि आपका पूछा जाता है, मुख्य रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई। पिछली बार एचजीएस में ये क्वेश्चन आया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1866 में हुई। याद किए रहिए। चलता रहा मामला, चलता रहा। कई हाई कोर्ट बन गए राज्य में। फिर आपका भारत शासन अधिनियम आपका 1935 आया और अंग्रेजों ने पूरे भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय बनाया, जो 1937 से काम करना शुरू किया। फिर हम आज़ाद हो गए, हमने अपना संविधान बना लिया। अनुच्छेद 395 के तहत भारत शासन अधिनियम को निरसित किया हमारे संविधान सभा ने, और हमारी संविधान सभा ने अपना उच्चतम न्यायालय का गठन किया। अनुच्छेद 124 के तहत 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे संविधान ने की है वर्तमान में। और कौन सा अनुच्छेद स्थापना की बात करता है, जे में आ चुका है, वो क्लास वाइज पूछा जाता है। वन मारिए। 124 का कौन सा, मूल कितने जज मूल रूप से थे, 7+1 मारिए भाई। एक मुख्य न्यायाधीश भी तो केवल 7 न, मुख्य न्यायाधीश सहित पूछे तो 8 और मुख्य न्यायाधीश रहित पूछे तो 7। इसके बाद वर्तमान में कितने हैं, 34। जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर। फिर एक बार बैक हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की जब हमारे स्थापना हो गई, तो जहां फेडरल कोर्ट था उसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, और फेडरल कोर्ट के जजों को ऑप्शन दिया गया कि या तो आप जज बने रहिए या रिटायर होइए और पेंशन पाइए। तो आपका तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, कौन था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस कानिया। तो याद रखे कौन थे, जस्टिस हीरा लाल जे कानिया थे, ये याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बनता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की तारीख बनती है, तो 26 जनवरी को नहीं हुई। याद रखिए, अलग से लिख लीजिए भले, यह लोग गलत करके आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 को भले ही हमारा संविधान लागू हो गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 2-3 दिन बाद हुई, और वह डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950। गलत न हो, 2 बार आया है। अगर तीसरी बार रिपीट करता है तो आपसे आशा की जाती है कि ये क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। 28 जनवरी 1950। एक ये जो इतिहास रहा ये हमने सुप्रीम कोर्ट का बनाया। ये किसका बनाया, अब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इतिहास भी इसी तरह से देखना है। फिर एक बार देखिए, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इतिहास थोड़ा समझने का प्रयास करिए, तब कोरिलेट कराया जाए भारत और उसमें। 1899 से उठाइएगा। 1899 में प्रथम हेग शांति सम्मेलन होता है। हाँ, हेग शांति सम्मेलन, और उसमें आपका शांति के काल में होता था, प्रति 7 वर्ष के अंतराल पर होता था। 2 सम्मेलन हुए, सन याद करके जाइएगा, 2-3 बार पूछा है। 1899 और 1907
यानी कि 1899 और 1907, ये याद करके जाना है। प्रथम आपका जो प्रथम हेग शांति सम्मेलन था, उसके द्वारा एक न्यायालय गठित किया गया। वह न्यायालय था अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय। माध्यस्थम को विवाचन भी कहते हैं। तो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय, अस्थाई विवाचन न्यायालय, परमानेंट आपका आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट। अब देखिए आपका क्वेश्चन मैं बनाया था भाई आपका, इसमें जब महासचिव बता रहा था कि न्यायाधीश कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये जो अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय हैं, यहीं देश अपने लोगों का नाम क्या करते हैं, भेजते हैं। और कौन लिस्ट बनाता है? महासचिव। किसको भेजता है? सुरक्षा परिषद की महासभा की दोनों को। और दोनों संस्थाएं आपका एक ही समय में अलग अलग क्या करती हैं, नामों पर वोटिंग। और जो व्यक्ति दोनों में एक ही समय पर क्या पा लेगा, बहुमत, वहीं क्या होगा चुनाव जीत जाएगा और जज बन जाएगा। नहीं पाया तो उसके लिए आगे बताया जाएगा, अभी सतर्क रहिए। अभी क्या होगा तो उतना लंबा, बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पहला इतिहास आया। इसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। वर्साय की संधि होती है। वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा पैदा होता है, यानी कि एक संगठन अस्तित्व में आता है जिसे लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसके सृजन का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को जाता है आपका। और इसी के तहत एक न्यायालय फिर गठित होता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय, पर आपका इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट। तो दूसरा क्वेश्चन ये बना कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई और किस संधि के माध्यम से हुई? तो वह वर्साय की संधि थी। और किसके अधीन हुई? आपका कह सकते हैं कि आपका राष्ट्र संघ के अधीन हुई। 1920 आपका देखिए 2 सितंबर 1921 को अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। अब डेट याद करिए, 2 सितंबर 2 सितंबर 1921 को राष्ट्र संघ के तहत गठित आपका अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भाई याद रखिएगा, माध्यस्थम पूछे तो 1899, और जैसे ही अस्थाई लगा दे तो आपका वर्साय संधि, और जैसे ही न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ ले तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन याद रखना है। एकदम शुरुआती दौर से पढ़ाया जा रहा है। देखिए आपका हुआ क्या कि 2 सितंबर 1921 को अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। मुख्यालय याद रखिए, मुख्यालय कहाँ बनाया गया? हेग में, यानी कि हेग में, हॉलैंड के आपका हेग में पीस पैलेस है। हेग में एक माने मुख्यालय बनाया गया। तो जितनी न्यायालय वर्तमान में है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हम बताएंगे इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत, उसका भी मुख्यालय हेग में ही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक संगठन अलग से पढ़ना है, उसका भी मुख्यालय हेग में। तो फिर एक बार दो क्वेश्चन आता है, याद रखिए। देखिए आपका मुख्यालय 3 पर एक साथ हम चल रहे हैं। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो राष्ट्र संघ के तहत गठित हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो हेग मार्कर आई। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है, जो काम कर रहा है, उसका भी मुख्यालय पूछे तो हेग ही मारना है। और अगर आपका एक और अपराध वाला
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का अगर मुख्यालय पूछ ले अपराध, तो उसका भी हेग ही मारना है। यानी कि तीनों का मुख्यालय क्या था? हे मुख्यालय आपका एक का तो था, वो समाप्त होगा, और आपका दो नए हैं वर्तमान समय में। आपका एक अपराध न्यायालय, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोनों का मुख्यालय जे में आया है, कहाँ है? हेग में। ये जरूर याद रखिए। अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब जजों की संख्या पर एक साथ पढ़िए। अब यही सबसे अच्छा तरीका है। जो ये अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया, इसमें 50 देशों ने इसके चार्टर पर साइन किया था। ये चार्टर अलग था, लेकिन दो देश इसके कभी मेंबर नहीं बने, क्योंकि वहाँ की संसदों ने या राज्य प्रमुखों ने, इसकी संसद ने अनुमति ही नहीं दी। वह अमेरिका और आपका दूसरा सोवियत संघ। यानी कि दो राज्य आपका संधि पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन आपका उनकी संसद ने इस संधि का रेटिफिकेशन अनुसमर्थन ही नहीं किया। इसलिए ये आपका अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मेंबर बन पाए कि नहीं? नहीं बन पाए। अगला क्वेश्चन आइए। इस न्यायालय में 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश थे। तो अब न्यायाधीशों की संख्या पर थोड़ा गौर करिए। 4 क्वेश्चन एक साथ। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 15। 11 न्यायाधीश, और सब जज कितने थे? उप न्यायाधीश कितने थे? 4। तो अब आप लोग बताइए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? 15। लेकिन यही क्वेश्चन अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में आ जाए तो 18 मार्कर आना है। यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो 34 मार्कर आना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मूल सदस्य संख्या पूछे तो 8। मूल कितने थे? देखिए, भरमाने वाला क्वेश्चन कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी बार जजों की संख्या बढ़ाई गई है? बढ़ाई नहीं गई। जितना 1924, जितना 1946 में थी, अभी हम बताएंगे, उतना ही वर्तमान में है। यानी कि 15 जज मूल रूप से थे, आज भी क्या है? 15 हैं। याद रखिए। अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मूल सदस्य संख्या 18 थी और आज भी कितना है? एक बार ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए, और आपका मैं बताया भी था, या तो सही किए लोग तो दोनों सही किए, और गलत किए तो दोनों। यानी कि वही जो उदाहरण है आपका खुदा बख्श और हैदर बख्श सीआरपीसी में, कि खुदा बख्श वाले गवाह हैदर बख्श में आ गए और हैदर बख्श वाले किस में? तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन एकदम भले लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, फिर एक बार हम क्रम से चल रहे हैं। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 2 सितंबर 1921 को होती है। इसका मुख्यालय हेग में बनाया जाता है। 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश थे। टोटल 15 जज थे। आपका ये याद रखना है। फिर आप आइए, अंतर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो वर्तमान में है, उसमें मूल सदस्य संख्या 15 थी, और आज भी कितना है? 15। आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हम पढ़ाएंगे, उसमें भी मूल सदस्य संख्या 18 थी, आज भी कितनी है? 18। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूछ ले तो मूल सदस्य संख्या टोटल 8 थी, और आज कितनी हो गई है? 34। तो एक साथ आपका 4 क्वेश्चन तैयार हमने कराया। अगला देखिए, क्वेश्चन ही ज़्यादा निकालना है। कोई समस्या तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। किसी को समस्या तो एक बार भाई इशारा करे, मन में न रखे, फिर बताया जाएगा। अगला देखिए, इस न्यायालय की जो प्रथम बैठक होती है अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, 15 फरवरी 1922 को हुई। हाँ, प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है, लोडर थे।
यानी कि इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस लोडर थे। 50 देशों ने इसको मान्यता प्रदान की। इसकी अंतिम बैठक भी पूछ सकता है 18 अप्रैल 1946 को हुई और अंतिम अध्यक्ष गेरेरो थे। ये पूछा गया है, थोड़ा अंडरलाइन करिए, लोडर भले ना पढ़िएगा, गेरेरो ये आपका पूछा गया है। देखिए फिर एक बार आपका अंतिम बैठक भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। डेट 18 अप्रैल 1946 को और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? गेरेरो। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पर बैक होइए, थोड़ा फिर आपका सुप्रीम कोर्ट पर बैक होइए। देखिए जब आपका फिर देखिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(1) में हमने अपना उच्चतम न्यायालय बनाया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का संवैधानिक प्रावधान किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट 26 से ही काम करना शुरू कर दिया? नहीं। कब से इसकी स्थापना हुई? 28 जनवरी 1950 को। उसी प्रकार थोड़ा सतर्क रहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को आपका कह सकते हैं 50 देशों ने और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने साइन कर दिया। तो इस प्रकार जो मूल सदस्य संख्या थी वह कितनी हो गई? आपका 51। अब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता बताइए किसने की थी? लॉर्ड हैलीफैक्स ने। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस संगठन की उत्पत्ति हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूएनओ की। फिर आपका यूएनओ की उत्पत्ति किस तारीख को हो गई? स्थापना 24 अक्टूबर 1945। क्यों? क्योंकि प्रावधान ये था कि 51 में से 2/3 देश जब तक आपका अनुसमर्थन नहीं करेंगे तब तक इस संगठन का अस्तित्व नहीं उत्पन्न होगा। ये कोटा कब पूरा हो गया? तो आपका वह कोटा 24 अक्टूबर 1945। तो आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक अंग है आपका यूएनओ का, प्रशासन मुख्य न्यायिक अंग है। और लेकिन आपका अस्तित्व में आ गया यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन न्यायालय का भी गठन नहीं हुआ। तो न्यायालय का गठन कुछ बाद में हुआ और वहीं आपका यानी कि अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अंतिम बैठक यानी कि उसका अंत हुआ 18 अप्रैल 1946। डेट अंडरलाइन करिए। इसी दिन नए न्यायालय का सृजन किया गया और वह न्यायालय था द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जो पुराने न्यायालय के अंतिम अध्यक्ष थे गेरेरो, उन्हीं को नए न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। जिस बिल्डिंग में पुराना न्यायालय चलता था उसी बिल्डिंग में नए न्यायालय का भी मुख्यालय बनाया गया। तो कहाँ मुख्यालय है इसका? हेग। हेग के पीस पैलेस में है। और आपकी इसकी बैठक कब हुई? सर्वप्रथम तो 18 अप्रैल 1946। किस संधि का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को संधि का। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई बचा है तो भाई बताइए। पूरा आपका अध्यक्ष सहित सब कुछ बता दिया गया। ये जो न्यायालय है यह यूएनओ का सहायक अंग है कि प्रमुख अंग? अनुच्छेद 7 कवर करिए। मुख्य अंग में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि नहीं है? हाँ। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बना है। कौन सा ऐसा अंग है यूएनओ का जिसका अपना अलग संविधान है, अलग चार्टर है या अलग संविधि है? आपका दे देगा महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायता परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यही एक आपका मुख्य अंग है जो जिसका अपना अलग से क्या है? संविधान।
और वह संविधान से ही 4-5 क्वेश्चन क्या होता है, आता है। जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर होगा, उसमें कोई प्रियम्बल नहीं है, कोई उद्देशिका नहीं है, बस आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद से प्रावधान क्या हो जाएंगे शुरू। न्यायालय के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है, तो अब कुछ कोरिलेशन शुरू किया जाए, क्योंकि अब सामान्य बातें न्यायालय के बारे में हो गई। अब देखिए आपका एक चार्ट बना लीजिए, इसी से आपका 5 में से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, हम बता दें। वो पंचौरा के लिए कल पढ़ाया जाएगा, पहले चार्ट बनाइए तो बस पंचौरा होगा। लेकिन आपका इधर हम बना रहे हैं न्याय का, पहले सुप्रीम कोर्ट ही बना लिया जाए भारत का उच्चतम न्यायालय, और इधर आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सही रहेगा ये आपका। देखिए आपका एक चार्ट बनाइए। अब सबसे पहले जो पिछली बार देखिए क्वेश्चन आपका बना है वह बहुत अच्छा, मैंने लोग भ्रम में आ जाते हैं, और याद करके जाइएगा, बन सकता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग के किस अध्याय में है। यही क्वेश्चन लोग लिखिए आपका भाग 5 का अध्याय 4, गलत ना हो। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, ये पूछा गया था कई बार, लोग गलत करके आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, गलत ना हुई, मैं फिर बता दूं, 4-5 बार रिपीट किया है। जो भी कारण हो, नए लोग गलत करके आ रहे हैं, गलत ना हो, इसको 3 बार 2 बार हम बताएंगे। उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान संविधान के किस पार्ट के किस चैप्टर में है। तो आपका जवाब रहेगा संविधान के भाग 5 का अध्याय 4। संविधान के भाग 5 का अध्याय 4। अब अनुच्छेद से अनुच्छेद देख लीजिए, आपका 2-3 बार आया है। उसी में कोष्ट में लिखे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 कई लोग 146 मार कर आते हैं, तो कई लोग 148, लेकिन एकदम सटीक होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 124 से लेकर 147, 2 क्वेश्चन तो यहीं से आपका तैयार हो गया। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ का, आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अध्याय में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो सचिवालय किस अध्याय में था, 15, उसके पहले है तो कौन सा अध्याय हुआ, 14। लिखिए भाई, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखिएगा, शॉर्टकट में लिखिए यूएनओ के चार्टर के अध्याय 14 में, गलत न हो। अध्याय किस में, 14 में, अनुच्छेद 92 से लेकर 96, 92 से लेकर 96 तक आपका किसके बारे में प्रावधान है। तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आइए आपका देखा जाए, सबसे पहले मुख्यालय पर आया जाए। बताइए आप लोग, मुख्यालय पर सबसे पहले हम आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होगा, अनुच्छेद वाइज लिखते रहिएगा। तो दिल्ली में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, कहाँ अपनी बैठक करेगा, तो कहाँ करेगा, दिल्ली में।
ये क्या हम अपने मन से बता रहे हैं कि किसी आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल में अनुच्छेद 130 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में आपका ये बताया गया है कि भारत के शॉर्टकट में आप लिखिएगा, हम डिटेल में भले बता रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्यालय होगा वह कहाँ होगा? दिल्ली में। लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट अन्य स्थानों पर भी अपनी क्या कर सकता है? बैठक। ये भी सतर्क रहना है। अब थोड़ा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बता दीजिए, मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग के किस पैलेस में? पीस पैलेस। लिखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लिखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग के पीस पैलेस। हेग आपका हॉलैंड में है, ये हॉलैंड या नीदरलैंड देश है, उसी में हेग एक आपका शहर है, उसी शहर के पीस पैलेस में आपका इसका कह सकते हैं मुख्यालय है। तो मुख्यालय जहाँ जहाँ हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी मुख्यालय पूछा ही गया तो क्या मारना है? अब अगला आ जाइए आपका आधार देखा जाए। अब प्रमुख अंगों पर आ जाइए कह करके, पहले सुप्रीम कोर्ट पर आइए। उच्चतम न्यायालय किसका एक प्रमुख अंग है? तो पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सरकार के 3 अंग होते हैं आपका, कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार का प्रमुख अंग है कि नहीं है? क्योंकि 3 अंग होते हैं, कौन कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब थोड़ा यूएनओ पर आ जाए, अभी लिखिए ना, यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में आइए। 6 प्रमुख अंग दिए गए हैं, तो क्या उन 6 प्रमुख अंगों में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्णन है कि नहीं है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सरकार का प्रमुख अंग है, तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का भी क्या है? प्रमुख अंग। लिखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले, उच्चतम न्यायालय सरकार का प्रमुख अंग है। पहले उच्चतम न्यायालय में लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय सरकार का प्रमुख अंग है। अब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखिएगा कि अनुच्छेद डालते रहिए वहाँ, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के अनुच्छेद 7 के तहत यह यूएनओ का क्या है? प्रमुख अंग। ये अनुच्छेद 7 में है। अब आइए उत्तराधिकारी पर आया जाए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि अब पहले भारत में आ जाइए, तब पहले समझिए तब लिखिएगा कौन किसका उत्तराधिकारी है। देखिए आपका विवाद बहुत ज़्यादा है, आपका पार्टियों में भी उत्तराधिकार को लेकर विवाद होता है कि मुलायम जी का उत्तराधिकारी कौन हो। तो आपने देखा कि चाचा भतीजा आपस में क्या हुए? लड़ गए, जिंदा रहते एक नहीं हुए, लेकिन मरने के बाद क्या हुए? एक हो गए। तो आपका जैसे भाजपा में लड़ाई आगे चलेगी कि उत्तराधिकारी कौन हो, अमित शाह हो कि हमारे बुलडोजर बाबा हो, इसकी विवाद आगे अभी चलेगा, याद रखिएगा। यानी कि आगे ये विवाद आपका चलना है। वो तो हर एक पार्टी में चलता है, घर में भी विवाद है, हम बड़े तो हम बड़े, माता पिता के हम उत्तराधिकारी हैं, तो लड़कियां भी कह रही हैं हम उत्तराधिकारी हैं। अब बेटों के बराबर भी हमें कानूनन क्या है? हक है। तमाम विवाद चल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका उत्तराधिकारी पर 4-5 क्वेश्चन तो एक साथ तैयारे रखिए, 5-6 क्वेश्चन हम कोरिलेट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। इसके पहले भारत में क्या कोई न्यायालय संघीय था? कौन था? फेडरल कोर्ट।
तो फेडरल कोर्ट की शक्तियां किसको ट्रांसफर हो गई? सुप्रीम कोर्ट। सही बता रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद वही हम बता रहे हैं 135। आर्टिकल 1 सही बता रहे हैं लोग, ज़्यादा लोग आपका, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि केवल प्रावधान नहीं। अब देखिए 135 पर 3 मॉडल मैं बनाऊंगा और कौन मॉडल बन जाए कोई भरोसा नहीं। उच्चतम न्यायालय की अंतरित अंतरित शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है जो ट्रांसफर की गई है? तो आप मारेंगे 135। उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का ही उत्तराधिकारी है, ये किस अनुच्छेद में समाहित है? 135। उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 135। उच्चतम न्यायालय आपका उत्तराधिकारी किसका है? तो फेडरल कोर्ट का। ये कौन सा प्रीवी काउंसिल का भी है, लेकिन पहले फेडरल कोर्ट आ जाए। 135। तीन ऑप्शन, अंतरित ट्रांसफर, ट्रांसफर जुरिडिक्शन पूछे तब भी 135। आपका माने किसका उत्तराधिकारी है तब भी 135 मारना है। और कोर्ट दे दे तो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। अब थोड़ा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलिए। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को होती है। प्रथम अध्यक्ष गेरेरो बनाए जाते हैं और आपका उसी दिन काम करना ये शुरू करता है। तो आखिर उसके पहले कौन सा न्यायालय था जो विश्व में काम करता था? तो अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय, मध्यस्थम नहीं, अलग अलग है। मध्यस्थम तो 1899 में चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय जो वर्साय संधि का परिणाम था। तो आखिर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का किसका उत्तराधिकारी है? तो आपका जवाब रहेगा अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय। अब ये है कि आपका जब आप पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद, उसमें अंतरित अधिकारता भी आएगी, पूछा गया है जे में कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अंतरित अधिकारता, जो अधिकारता अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय प्रयोग करता था, वह अधिकारता किसको ट्रांसफर हो गई? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब अगला देखिए, इसमें आपका अगला देखिए पॉइंट आपका, इसको लिखिए भाई कि भारत का उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। अनुच्छेद भी देते रहेगा वहाँ 135। लिखिए भारत का, शॉर्टकट में लिखिएगा थोड़ा अपनी भाषा में, बहुत डिटेल में ना लिखिए। भारत का उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। आर्टिकल डाल दीजिएगा संविधान का 135। लिखिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को शॉर्टकट में लिखा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। थोड़ा शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वाक्य। ICJ। और अगर यहीं दे दे ICC तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये अलग चला जाएगा, अभी नहीं पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है उसके बाद। तो ICJ किसका उत्तराधिकारी है? लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय का उत्तराधिकारी है। हाँ, नहीं वो अलग है कोर्ट। ICC जो है उसकी स्थापना अलग बताएंगे, उसका अभी तो नया हुआ है ना, वो पुराना नहीं है। अगला लिखिए आपका। अब आइए जज, हाँ देखिए दो तीन कोरिलेट करना है कौन किसका उत्तराधिकारी है भाई। उत्तराधिकारी में एक और हाई कोर्ट का देखना है जो पूछा जाता है। जो वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय हैं वह पुराने उच्च न्यायालयों के उत्तराधिकारी हैं। अगर ये क्वेश्चन आए, ये बिल्कुल सही है। और ये आर्टिकल अलग जाएगा 225, यानी कि अनुच्छेद 225 संविधान में कहा गया है कि जो अंग्रेजों के जमाने के हाई कोर्ट जिस अधिकारता का प्रयोग करते थे
विद्यमान उच्च न्यायालय उन अधिकारताओं का प्रयोग करते रहेंगे कि समाप्त होगा? तो ये किसके उत्तराधिकारी हो गए? पुराने उच्च न्यायालयों के। ये उच्च न्यायालय में हम बता रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद है? 225। देखिए तमाम क्वेश्चन आज अचीव कराया गया। अगर ऐसे ही एक माह तक चल जाए क्लास आपका, 100 क्वेश्चन भी हो जाए, तो सोच आपके पास तमाम आपका क्वेश्चन मौजूद रहेंगे। यही समय है एक सवा माह पढ़ने का, आपका कह सकते हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा आज से आप देख ही रहे हैं कि मॉडल चेंज कर दिया गया है। टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चन, आसान तो सब मिल ही जाएगा साल पेपर में। अगला आइए संख्या देख लिया जाए। आपका संख्या पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय में जजों की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 34 हैं। तो आप लोग बताइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी है? 15। तो लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय में कुल जज, आपका कुल जज 34, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाले में लिखिएगा 15। कुल जज कितने? रट्टा मार, रट्टा मार कर जाना है। अब आइए प्रथम 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 देखा जाए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस कानिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अंडर सुप्रीम कोर्ट में लिखिए। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि हमारे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस कानिया। कान्ना लिख दीजिएगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया पूरा नाम है, हीरालाल जे कानिया। इसके बाद आपका अभी बताया गया न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अभी हमने बताया, बताइए लोडर मार कराएंगे कि गेरेरो? नहीं लोडर नहीं, वो तो फिर देखिए, फिर एक बार देखिए, इसीलिए पूछा गया है। देखिए आपका, अगर फिर एक बार समझिए, ठीक है भाई, गलती हो सकती है इसीलिए बताया जाए दोबारा। अगर अंतर्राष्ट्रीय अस्थाई न्यायालय पूछे तब आप गेरेरो मारिए। अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछे तब आपका लोडर मारना है भाई। देखिए गलत हो गया, फिर एक बार देखिए। अगर आपका अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछे जो 1921 में गठित हुआ था, तब आपका लोडर मारिएगा। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष प्रथम पूछे तो जस्टिस गेरेरो मारिएगा, गेरेरो। एक आपका पूछा जाता है, अगला ये आपका प्रथम लिख लिया ना। अगला महिला पर पूछा जाता है, ये भी 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। महिला पर भाई जरूर पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन करिएगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो उसको आपका एक बार देश भी पूछा गया है, तो देश सहित लिखिए। इंग्लैंड की रोसायलिस हिंगिस, देश लिख लीजिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट बताना था ना, चलिए अब लिखिए तब। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लिखिएगा जो इधर लिखा गया है। इंग्लैंड की रोसायलिस, गलत न हो, रोसायलिस, इंग्लैंड की रोसायलिस हिगिंस, रोसायलिस हिगिंस ये प्रथम महिला जज थी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। बहुत बार पूछा है, प्रथम क्या थी? महिला जज। भारत में आ जाइए, भारत में पूछा गया है जीएस में। कौन थी? तो फातिमा बीबी। भारत में थोड़ा लिख लीजिए, जस्टिस फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला आपका मुख्य न्यायाधीश बनाई गई थी। नहीं, न्यायाधीश फातिमा बीबी, मुख्य नहीं भाई, न्यायाधीश। इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा कोष्ट में लिख लीजिए, हाई कोर्ट का पूछा जाता है कि
हाई कोर्ट में किस महिला को प्रथम बार न्यायाधीश बनाया गया? तो जस्टिस लीला सेठ। लीला सेठ लिखे। हाई कोर्ट का अलग लिखिएगा थोड़ा कोष्ट में। हाई कोर्ट का मैं फिर बता दूं, कोर्ट में घेर दीजिएगा क्योंकि कोरिलेशन सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, हाई कोर्ट से नहीं। तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? और सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रोसाइलिस कहाँ की थी? एक बार पूछा है, इंग्लैंड। चलिए, हाँ कोस्ट में उसी को लिख लीजिए नीचे कोस्ट डाल के भाई, और क्या। अब आ जाइए इस्तीफा और कार्यकाल देखा जाए, उसके बाद भाई क्योंकि समय भी हो गया है बंद किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम आज भी हो गया है मैंने थोड़ा तबीयत डाउन होने के बावजूद भी। असल बात, फ्लो जब बन जाता है तो समय का एहसास नहीं होता। यहीं इस समय चाहिए भी, एक दो दिन में आपका समय भी बढ़ जाएगा। तो जाग्रफी आज या कल ख़त्म होगी तो आपका मान के चलिए 12:30 पौने 1 बजे तक पढ़िए। 4-5, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, देखिए 4-5 घंटा बैठ कर यहाँ पढ़िए, कम से कम 4 घंटा बातों को सुनिए। आपका जो घर पर लोग किताब से पढ़ते हैं, मैं फिर बता दूं, ये इतिहास गवाह रहा है यहाँ का, या सभी लोग कहते हैं कि जब एग्जाम में आदमी जाता है तो ये किताब कापी याद नहीं आती, सर का लेक्चर ही याद आता है। और इसीलिए लोग आकर बाहर पढ़ते हैं बैठकर, यानी कि बाहर बैठकर पढ़ते हैं, केवल आवाज़ सुन लें सर का, उतना लोग कहते हैं कि पर्याप्त है, ये किताब और बेयर एक्ट बेकार है। तो कई लोग किताब पढ़ते ही नहीं बस बेयर एक्ट भी नहीं पढ़ते, आपका आते हैं पंचौरा सुनते हैं, उसी से काम उनका क्या हो जाता है। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि लेक्चर न छूटे, भले बेयर एक्ट किताब इस समय छूट जाए, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इस बार प्री में है। ये मान कर चलिए कि दिल्ली से दौलताबाद के लोग लगे हैं और सबको ध्वस्त करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए रटवाया जा रहा है, एक सवा माह में पूरा तैयार करवाया जा रहा है। तो कार्यकाल लास्ट में एक बता दिया जाए, पहले भारत के उच्चतम न्यायालय का बता दीजिए। जज कितने वर्ष तक अपने पद धारण करेंगे? 65। हाई कोर्ट का बताइए? 62। सुप्रीम कोर्ट का? अब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद कर लीजिए 9 साल। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, अब दे देगा 62 साल तक, 65 साल तक, 12 साल तक, 9 वर्ष तक। तो क्या मार कराएंगे? यही बात आपका अपराध न्यायालय में भी है, वहाँ भी कितना समय के लिए? 9। अपराध न्यायालय में भी 9, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय, रटे रहिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आया। जाकर आज देखिए, जाकर आज से न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चैप्टर सॉल्व करिए, एक दो दिन लगेगा, और देखिए कि क्या सर पढ़ा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन तो बाहर नहीं जा रहा है। एक क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो आपका और बताया जाएगा, योग्यता, पद से हटाना इत्यादि बातें कल चलेंगी आपका, लेकिन हमें लगता है कि लिस्ट से ही 5 में से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए, और आया भी है पिछली बार हमेशा। तो कल भाई क्लास चलेगी आपकी, अभी ज्योग्राफी चलेगी 5 मिनट बाद, शाम को चलेगी क्लास भाई।